इको स्पोर्ट, पेट्रोल, टाइटेनियम प्लस, ऑटोमेटिक का पूरा रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा इको स्पोर्ट का जो पिछला वीडियो है बहुत पसंद किया और उसको देखते हुए मेरी ये जिम्मेदारी बन गई थी कि उसके आगे क्या होगा। I mean 25,000 के बाद का इको स्पोर्ट, पेट्रोल, टाइटेनियम प्लस, ऑटोमेटिक का पूरा रिव्यू, जो कि यूजर्स के रिव्यू की तरह देखा जाएगा, क्योंकि उस पूरे 25,000 प्लस किलोमीटर्स का मेरा पूरा अपना खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। उसके साथ क्या गाड़ी हमारा माइलेज देती है, क्या हमारी वियर एंड टियर है, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, और आपको ये गाड़ी क्यों पसंद करनी चाहिए और क्यों नहीं पसंद करनी चाहिए। चलिए देखते हैं 25,000 किलोमीटर और 2 साल के बाद इस गाड़ी का लुक कैसा है, इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें, कितनी इसके पार्ट्स में रबिंग हुई है, घिस गई है या टूट फूट हुई है। उस पूरे रिव्यू को आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो में। और वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा कि क्या ये कार आपकी ड्रीम कार हो सकती है या नहीं। ये आपको डिसाइड करने में बहुत मदद करने वाला है। चलिए चलते हैं इस पूरे वीडियो की ओर। आज जो हम इसकी ड्राइव पे हैं, ये देहरादून से मसूरी की तरफ है। किमाड़ी गांव होते हुए ये रास्ता मसूरी के पीछे निकलता है। तो इसमें देखिए, एक तो जो हमने बताया कि इसकी जो अगर आपकी जो रोड है थोड़ी सी रफ होती है तो उसका जो है साउंड जो है अंदर आता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि थोड़ा सा केबिन उतना अच्छा नहीं है। बाकी ड्राइविंग देखिए, ड्राइविंग में कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। सर आज जो ये वीडियो शूट आप करने जा रहे हैं, ये 25,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है मेरे हिसाब से ये गाड़ी। जी, ये 27,000 किलोमीटर के आसपास जो है। अभी हम इसका मीटर भी दिखाएंगे आपको। और उसके बाद हमने सोचा कि ये 27,000 के बाद या 25,000 के बाद ये क्या क्या परफॉर्मेंस दे रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, तो उसको देखने के लिए इसकी ड्राइविंग में तो कोई फ़र्क नहीं, ऐसा लगता है कि और स्मूथ सी हो गई है। बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सॉफ्ट चल रही है, जैसे एकदम न्यू व्हीकल होता है। उसके बाद इसके जो पिस्टन्स वगैरह होते हैं तो शायद कुछ एडजस्ट होते होंगे, तो स्मूथ में चलने की जो स्मूथनेस है वो और भी अच्छी होती जा रही है डे बाई डे। कोई इशू नहीं है, किसी तरह का ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई 25,000 किलोमीटर के बाद कोई गाड़ी चला रहे हैं। तो इसमें किसी तरह का इशू नहीं। देखो टर्निंग वगैरह देखिए, आप सारी चीज़ें देखिए। सर कोई 27,000 किलोमीटर से थोड़ा पहले चलते हैं, फर्स्ट किलोमीटर पे आते हैं। सर आप इस गाड़ी को किस दिन लिए थे, आपको डेट याद है? हाँ बिल्कुल, इसका बिल्कुल हमें याद है बहुत अच्छी तरह। ऐसा इतनी अच्छी गाड़ी लें और हमें उसकी डेट याद ना हो, तो हमने 8 फरवरी 2019 को गाड़ी ली थी और बस 2 साल पूरे हो गए, समझ लीजिए आप इसको। तो 2 साल से हम इस गाड़ी को चला रहे हैं। ऐसे ऐसे रास्तों में, अभी उसकी क्लिपिंग भी हम आपको शेयर करेंगे, ऐसे ऐसे रास्तों में हमने गाड़ी चला रखी है कि जहाँ शायद ट्रैक्टर या ट्रक ही जा सके। ट्रक भी नहीं जा सकता, ट्रैक्टर ही जा सके। तो इस तरह से ये है कि अगर आप कंट्रोल करके चलाते हैं गाड़ी को और जिस तरह का टेरेन एरिया है, सड़क है, उस तरह की एक्सपर्टीज आप रखते हैं, तो आप हर तरह के एरिया में आप इसको चला सकते हैं। और इतने दिनों के बाद भी, 2 साल चलाने के बाद, 27,000 किलोमीटर चलाने के बाद, इसका जो नीचे है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, आज तक एक भी कंकड़ पत्थर उसमें नहीं लगा। आप लगा लीजिए कि 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है, जबकि अदर जो गाड़ियाँ होती हैं 165 से शुरू होती हैं, 165, 70, 80, 190 तक। तो 200 का ग्राउंड क्लियरेंस इतना क्लियर है कि कोई भी इशू इसमें आज तक नहीं आया। कोई भी, अभी हम इसमें नीचे का भी क्लियरेंस का आपको फ़ोटो दिखाएंगे, तो कहीं पर भी कोई इसमें स्टक नहीं हुआ है। सर तो 8 फरवरी को आपने गाड़ी ली। सर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी लेने के पीछे जो डिसीजन मेकिंग थी आपकी, उसकी बैक स्टोरी क्या है? देखिए, इस गाड़ी का डिसीजन मेकिंग यही था। सबसे पहली बात तो फोर्ड ब्रांड, क्योंकि मैं पहले भी एक गाड़ी इसको चला चुका हूँ, ठीक है।
दूसरी बात, इसका जो ऑटोमेटिक वेरिएंट था टाइटेनियम प्लस मॉडल, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक में, और हिल्स में तो ऑटोमेटिक, हिल्स और सिटी की जो बहुत बिजी सड़कें होती हैं जहाँ पे बहुत बार बार आपको क्लच गियर यूज़ करना पड़ता है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ऑटो गाड़ियाँ हैं, ऑटो व्हील ऑटो गियर वाली गाड़ियाँ, ये बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और ये गाड़ी अपना स्मूथली चलती चली जाती है। केवल आपका एक पैर जो होता है वो कभी कभी ब्रेक में और कभी कभी जो है आपका वो एक्सीलेटर पे काम करता है। जब आपको चढ़ाई पे चढ़नी है तो एक्सीलेटर पे देना पड़ेगा, अदरवाइज जो है। और अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ तो आप क्रूज़ कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल में आपको ब्रेक और जो एक्सीलेटर है उसका भी ज़्यादा इतना इंगेजमेंट नहीं होती है क्योंकि आपने क्रूज़ पे डाल दिया और वो गाड़ी ऑटोमेटिक हो अपने सेल्फ ड्राइविंग मोड में एक फिक्स स्पीड पर वो चलती रहती है। ये जो इलाका है, इस हिली एरिया में आपको ड्राइव करने में इको स्पोर्ट में कोई दिक्कतें आती? नहीं, इसमें अभी तक तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की, चाहे साइज़ की हो, वेट की हो। लगभग हर एरिया में मैंने चलाया, हर तरह की सड़क में चलाने के बावजूद इसमें कोई इस तरह का कोई इशू नहीं आया इसमें। चलिए देखिए, रिवर्स गियर में जैसी हम पार्किंग वो करते हैं तो रिवर्स गियर में जिसका कैमरे का क्वालिटी देखिए बिल्कुल क्लियर है, जबकि पीछे से सन भी आ रहा है लेकिन फिर भी आपको जो है रोड जो सड़क है जहाँ आपको करना, पीछे जो है हिली है, डाउन है, लेकिन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आप कहाँ तक गए हैं। बस ये है कि आपको ये एडवाइस है कि जब आप ऐसे एरिया में करें तो प्लीज़ ऐसे एरिया में आप ध्यान से जो है उसको कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो आइडिया ले रहे हैं उसमें ज़रा सी मिस्टेक हो के आपको एक्सीडेंट का चांस बन सकता है। देखिए ये जितनी भी गाड़ियां हैं इसमें एक बहुत बड़ा जो डेंजरस मेरे को लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण हो सकता है जब सनलाइट हो रही हो। सनलाइट में क्या है, देखिए सनलाइट में इसका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, सामने से जो गाड़ी आ रही है वो धुंधली दिखाई दे रही है। तो इसमें आप लोग क्या करें, जब भी आपकी गाड़ी सर्विस होने जाएं तो उनको क्लियर कट मना कर दें कि इसमें पॉलिश का यूज़ नहीं करें। कंपनी ने कुछ सोच के इसको रफ जो है इसकी सरफेस बनाई है, लेकिन ये कंपनी में ही सर्विस होके आई है और कंपनी की ही सर्विस में देखिए पॉलिश की वजह से इतना स्मूथ चमक रिवर्स आ रही है, सामने से कोई चीज़ें नहीं दिख रही, देखिए आप बिल्कुल भी। और अगर आप उस साइड देखेंगे तो हम उसमें हमने किया है, उस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा इसकी पॉलिश को हमने रब किया है, तो वहाँ पर उतना बड़ा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या करें, कभी भी जब इस तरह की सर्विस हो तो इससे बचें, बिल्कुल भी उसमें ये ना सोचें कि ये चमक नहीं चाहिए, इसको रफ रहने दें। कंपनी ने उसको अगर रफ सरफेस लिया हुआ है, उसका रीज़न ये है कि इस रफ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आपको, अब देखिए जैसे अभी ये सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ओके नहीं दिख रहा हमें, लेकिन जैसे ही सन का रिफ्लेक्शन हटेगा देखिएगा, तो सन का रिफ्लेक्शन हटते ही देखिए बिल्कुल विजन जो है आगे वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही सन का रिफ्लेक्शन हटा तो विजन क्लियर हो गया। तो ये पॉलिश से आप बचिएगा इसमें। देखिए ये इस समय जिस टेरेन में हम चला रहे हैं, देखिए ये अभी हम मसूरी से रिवर्स में हैं और वो मसूरी सामने दिखाई दे रहा है, देखिए आप वो मसूरी का पूरा व्यू दिख रहा है। ये जो रास्ता है ये मसूरी के बैक एंड पे जाके वहाँ कनेक्ट होता है मसूरी से, और एक एडवेंचरस रास्ता आप कह सकते हैं। अगर आपको हिल ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस लेना है, हर तरह का यहाँ पे स्टीप हाइट भी हैं और टर्न भी हैं, और कहीं कहीं पे सड़क नैरो भी है, बहुत स्मूथ सड़क भी नहीं है, तो आपको पूरा जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा इसमें हो सकता है आपको। ये देखो अभी दिख नहीं रहा मेरे को सड़क, ये बिल्कुल दिख नहीं रही। हाँ मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि ये मोड़ है, मैं तो सीधे जाने की सोच रहा था। ये जो पॉलिश कर रखी है इसका समझे नहीं, ये जबरदस्ती पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश होनी ही नहीं चाहिए इसमें बिल्कुल। चलिए देखिए इसमें एक सेफ्टी मीजर की मैं बात कर रहा हूँ। सेफ्टी मीजर में ये है कि जब डोर आप खोलते हैं तो आपको कितना स्पेस आपके बगल में होना चाहिए। देखिए आप कोई भी अगर उतर रहा है या चढ़ रहा है तो देखिए ये पहला लॉक है इसका, यहाँ पे रुका हुआ है, उसके बाद ये दूसरा लॉक है और उसके बाद ये तीसरा लॉक है।
यानी ये फुल स्ट्रेंथ है इसकी। तो ये जो जगह है करीब 3.5 फीट की जगह है, और इस 3.5 फीट की जगह को अगर आपके पास कंजस्टेड एरिया है तो देखिए यहाँ पर ये और कम हो गई है, और यहाँ पे तीसरे नंबर वाले पे यहाँ पर ये हो गई, और उसके बाद फिर जो है ये फिर इसका डोर जो है लॉक हो जाएगा। और इतनी जगह, कम जगह में अगर आपको एडजस्टमेंट करना हो तो उसके काम आएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसके इंजन की आवाज़ की। 27,000 किलोमीटर हो रखे हैं। 27,000 किलोमीटर में ये गाड़ी स्टार्ट है, तो आप सुन सकते हैं कि बहुत ही माइल्ड साउंड आ रही है। किसी तरह का इसमें कोई भी, जैसे होता है ना डीजल की गाड़ी में बहुत तेज़ आवाज़ आ जाती है, यहाँ तक कि यहाँ जो है पक्षियों की आवाज़ जो है बहुत साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इस गाड़ी के इंजन की आवाज़ पता ही लग रहा कि ये स्टार्ट है या नहीं है। अगर मैं बहुत पास जाके सुनना चाहता हूँ तो भी बहुत हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। तो पेट्रोल के इंजन की एक खासियत होती है कि आवाज़ कम आती है, तो ये नॉइज़ जो है परेशान नहीं करती है। अंदर जो केबिन की साउंड, केबिन में जो अंदर इसकी साउंड आती है वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर से पता नहीं लग रहा है बिल्कुल कि इसमें कोई साउंड आ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 27,000 किलोमीटर के बाद टायरों की क्या कंडीशन है। देखिए ये टायर सबसे ज़्यादा आगे चले हुए हैं, तो ये लगभग ऑलमोस्ट एंडिंग पर हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि अब ये टायर बदला जाए। ये मैंने पहले टायर की बात बताई। अब मैं आपको इस साइड के दूसरे टायर की बात बताता हूँ। मैं यहाँ से लेना और आगे जाओ। ये सेकंड नंबर टायर है जो कि पहले आगे चलता था, ये भी लगभग ख़त्म हो चुका है। और इसमें थोड़ा सा शायद मेरे साथ ऐसा हो, क्योंकि मैं बहुत ही ख़राब टेरेन पे ये गाड़ी यूज़ करता हूँ, तो कई बार क्या है इसमें 3 बार अब तक मेरे को जो है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवानी पड़ी है। और उसकी वजह से जैसे अलाइनमेंट आउट हो गया तो ये टायर, ये दोनों पीछे वाले ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। जबकि आप ये देखिए इसमें एक टायर जो है ये स्टेपनी का है, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड है, लेकिन इसमें क्या हुआ था साइड में कट लग जाने की वजह से इसको मैं आगे यूज़ नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर मैं इसको आगे यूज़ करता हूं तो गाड़ी थोड़ी ऐसे हिलती है, बाउलिंग करती है, तो केवल एक स्टेपनी के नाम पे टायर रखा हुआ, ये टायर बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। तो अगर 27,000 किलोमीटर की बात करें तो ये इसमें 500 किलोमीटर भी नहीं चला है ये वाला टायर। यानी 4 टायरों ने 27,000 किलोमीटर पूरा किया है। ये मान लीजिए कि एक टायर जो है 5-5 हज़ार किलोमीटर के आसपास से अगर आप इस तरह से हिसाब लगाते हैं तो सिंगल टायर भी पूरे 27,000 किलोमीटर चले। जबकि ये तो जो पीछे वाले टायर है, जो अभी मैंने इस सर्विस में बैक में रिवर्स चेंज करा लिए थे, रोटेट करवा लिए थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा है। और अगर मैं आगे वाले टायर की बात करूं, इसकी कंडीशन अभी ठीक है, ये अभी बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये कम से कम 5-7-8 हज़ार किलोमीटर और चल जाएंगे। जबकि वो जो 2 टायर हैं वो हमें बहुत जल्दी यह बदलने पड़ेंगे। एजेंसी ने बोल दिया है कि आप इन टायरों को बदल दीजिए। तो थोड़ी सी कंडीशन अलाइनमेंट आउट होने की वजह से जल्दी हो गया, अदरवाइज ये 30,000 किलोमीटर या 32,000 किलोमीटर तक भी चल पाते। और अगर मैं इसको हाईवे वाले या स्मूथ रास्ते में चलाता, जैसे आजकल हाईवे बने, तो मेरे ख्याल से 35 से 40,000 किलोमीटर तक ये टायर चल सकते थे अगर मैं इसकी स्टेपनी को भी यूज़ करता। क्योंकि स्टेपनी यूज़ करने का मतलब है हर टायर को आराम मिलता, और वो जो एवरेज है 32,000, 35,000, ये शायद 40,000 तक भी जा सकता था। ये जो टायरों वाली मैंने बात बताई है, ये टायरों वाली बात एक तरह से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके होती है कि आपको इस गाड़ी में कितना और खर्चा करना पड़ता है गाड़ी के बाद। इंजन में तो कोई डाउट ही नहीं है, इंजन तो आप खूब चलाइए, पेट्रोल डालते रहिए और गाड़ी चलाते रहिए, लेकिन जो टायर हैं ये वियर टियर में आते हैं, तो इसका भी एक अच्छा खर्चा होता है। तो अगर 27,000 किलोमीटर के बाद या 30,000 किलोमीटर के बाद आपको 4 टायर जो हैं 25-30 हज़ार रुपये के टायर अगर लगाने पड़ते हैं, तो कोई बहुत बड़ा खर्चा इस तरह से नहीं होता है। अगर आप ये गाड़ी चलाते नहीं, घर में खड़ी रख देते, तो शायद ये तो 10 साल तक टायर नहीं चेंज होते। लेकिन अगर आप चलाएंगे, जैसे जूता है, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो खूब चलेगा, और रोज़ाना पहनेंगे तो उसकी लाइफ कम होनी लाजमी है। चलिए ये देखिए, जो हम ये स्टीप हाइट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, आप यहाँ दूर से देखिए जो स्टीप हाइट पे टेस्टिंग है, कितनी ये स्टीप हाइट थी इसमें हम टेस्ट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो एंगल की बात करते हैं, देखिए एंगल भी यहाँ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि 30 से लेके 40 अराउंड के बीच में ये एंगल है। और अगर हम इसमें देते हैं फुल्ली लोडेड गाड़ी में लेके चलते हैं अगर इसको हम, तो देखिए ये गाड़ी मैंने चलाई, देखिए
देखिए बहुत स्लोली हम इसको आगे ले आ रहे हैं। देखिए गाड़ी अगर इसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन देंगे तो ये स्किड भी कर सकती है। तो इसको क्या है, जब आप ऐसी स्टीप हाइट में बहुत स्लो मतलब आप ये देखिए कि जो व्हील का जो रोटेशन है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना, लेकिन स्टीप हाइट में भी बहुत ईजिली चल रही है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कभी भी एक्सीलेटर को बहुत फास्ट या बहुत प्रेशर से नहीं चलाना है, क्योंकि जैसे ही रोटेशन चेंज होगा और रोटेशन चेंज होते ही तो आपको स्किटिंग का और प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। चलिए बताते हैं जो इसमें हिल असिस्ट अलाउ, जो इसका एक बेनिफिट है हिल असिस्ट वाला। ये देखिए कि कैमरा जो है उठा लीजिए, ये देखिए कि इस समय डी मोड पर है और डी मोड पर आप देखिए ये है डी मोड पर, और ये जो हैंड ब्रेक भी इसका जो है डाउन है, और मैं ब्रेक पे से भी पैर देखिए हटा देता हूँ तो आप ये देखेंगे कि गाड़ी देखिए मैंने ब्रेक पे से पैर हटा दिए और इतनी स्टीप उसमें भी गाड़ी रुकी हुई है। तो आपको मौका मिलता है कि अगर आपको इमरजेंसी है तो कहीं अचानक पीछे को नहीं भाग जाएगी गाड़ी, जबकि जो गियर वाली गाड़ी होती है अगर आपने क्लच दबा दिया तो वो पीछे चलने लग जाती है। इसे मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल इतनी हाइट पर भी, इतनी स्टीप हाइट पर भी, इतने स्लोप पे भी स्टेबल है। तो चलते हैं सामने जो ये दिख रहा है हमें ये चढ़ाई, इसको चढ़ा के कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह इसमें ये चढ़ती है। तो देखिए मैंने ये हल्का सा इसमें मूवमेंट देना शुरू किया, बहुत बस मैंने ये बार बार आपको बताना चाहा है कि जब आप बहुत स्टीप हाइट में चढ़ाएं तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा ना दें, बहुत स्मूथली, यानी टायर को उस पे पकड़ने की जो ज़मीन है उसको पकड़ने का मौका दें पूरा। और अगर वो जैसे सैंडी है या स्टोन्स हैं छोटे छोटे तो ये थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है, लेकिन अगर स्टेबल है, कंक्रीट की सड़क है या ब्रिक्स की है, टाइल्स लगी हुई हैं, उस कंडीशन में आप इसको आराम से आप इसको दीजिए, आराम इसको चलाते जाइए। तो ये देखिए कि करीबन जो है 30 डिग्री से ज़्यादा की जो है इसमें हाइट नज़र आ रही है हमको। हाइट्स हैं देखिए कितने स्मूथली चल रही है, कोई इशू नहीं है किस तरह से। तो 27,000 किलोमीटर और आप देखिए कहीं से लगता ही नहीं, देखिए कहीं से लगता ही नहीं कि कुछ भी चीज़ इसकी ढीली हो गई। देखिए और ऐसे ऐसे रास्ते में जब आप इसमें क्लिपिंग देखेंगे तो पत्थरों का रास्ता, गड्ढों का रास्ता, बरसात का, मिट्टी का, झटकों का रास्ता, स्पीड ब्रेकर का रास्ता, और इसकी बिल्ट इन क्वालिटी में कहीं से कहीं तक। और एक बार क्या हुआ, साइड से निकालते समय एक साइड में पत्थर पड़ा हुआ था तो उसमें जब ये इससे पत्थर लगा हमने उसे ज़बरदस्ती स्क्रैच करते हुए निकाला, लेकिन देखिए आप ये जो पीस है, इतना पीस, केवल इस पीस में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, वो भी रबर की क्वालिटी की होने की वजह से कोई डैमेज इसमें नहीं हुआ। ये छोटी मोटी स्क्रैचिंग तो गाड़ी जब 2 साल से आप चलाएंगे, 27,000 किलोमीटर चलाएंगे तो उसमें थोड़ी मोड़ी जो है ऐसी स्क्रैचिंग आ जाती है, कोई बात नहीं इससे, लेकिन अदरवाइज जो है देखिए पूरी बॉडी जो है, जबकि कई कंपनी की गाड़ी में क्या होता है अगर 20-30 हज़ार गाड़ी चल जाती है तो उसको ऐसा लग रहा है गाड़ी बिखर गई, यानी उसके अस्थि पंजर जो होते हैं डगमगाने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो इस मामले में इसमें देखिए कहीं से भी कोई किसी तरह का कोई भी हो नहीं है। ये सबसे पसंद वाली चीज़ जो है जिसकी वजह से ये फोर्ड की गाड़ी मैं लेता हूँ, उसका रीज़न यही है कि बिल्ट इन क्वालिटी में इसका अपना नाम होता है। ये बढ़िया आ रहा बिल्कुल, है ना? ठीक है, करें शुरू? चलिए शीशे सब बंद कर लो। तो सर बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ये सर्विस कॉस्ट फोर्ड की सचमुच इतनी महंगी है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह फैली हुई है? देखिए अगर आप अच्छी मशीन लेते हैं और उसमें टूट फूट नहीं होती है तो अच्छी मशीन की यही खूबी है कि वो बिना रिपेयर मेंटेनेंस के चलती रहेगी। रिपेयर मेंटेनेंस का मतलब ये है कि एडिशनल खर्चा। तो
अभी जैसे मैं 2 साल और 27,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ और इसमें मेरी जो है 2 पेड सर्विस हो चुकी हैं। तो एक सर्विस मेरी अगर सर्विस की एक्चुअली बात की जाए, वियर एंड टियर की बात नहीं की जाए, तो लगभग 4,000 रुपये एक सर्विस में इसमें लग रहे हैं। और एक सर्विस इसकी जो होती है 10,000 किलोमीटर के बाद होती है। तो 10,000 किलोमीटर के बाद अगर 4,000 रुपये लग रहे हैं आपके, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा लोग कहते हैं कि फोर्ड की गाड़ी में बहुत मेंटेनेंस होती है, तो मेंटेनेंस देखिए तभी होती है जब कोई डैमेज होता है। और डैमेज का मेंटेनेंस का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप क्या करें, डैमेज से बचने के लिए आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस आप करा के रखते हैं, तो उसमें जो 0 डेप्रिसिएशन वाला है इंश्योरेंस वो करवा लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक बात है इसकी इंजन क्वालिटी और उसकी, तो कंपनी इन बातों का सबका ध्यान रखती है और कंपनी इस तरह से अपनी मशीन बनाती है। जैसे मैंने इसमें 5 ईयर की और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी से कवर करा रखा है। तो उसमें क्या होगा कि कोई टूट फूट, अगर एक्सीडेंटल टूट फूट होगी तो ज़रूर मुझे उसके लिए एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, और वो सभी गाड़ियों में लगभग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और पहले एक बात थी कि फोर्ड के जो है पार्ट्स नहीं मिलते थे, ऐसा सुना जाता था, लेकिन अब तो हर शहर में 2-2 शोरूम जो है फोर्ड्स के हो गए हैं, और इनके जो भी उसके पार्ट्स हैं वो सब जगह मिलते हैं। तो इस तरह से मेंटेनेंस कॉस्ट की जहाँ बात आ रही थी, तो वो इतनी ज़्यादा इसमें नहीं है और बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गए और आपकी जेब जो है 10-15 हज़ार रुपये खाली हो गई। जैसा बोलते हैं कि डीजल की गाड़ी में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ऑयल फिल्टर वगैरह जल्दी जल्दी चेंज करे जाते हैं। तो जहाँ माइलेज का बेनिफिट होता है, तो कुछ वहाँ पे सर्विस कॉस्ट भी जो है थोड़ा सा फ़र्क कर जाती है। तो इस तरह से एक सेटिस्फैक्ट्री है, कोई ज़्यादा नहीं है। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे आपसे पूछना था, और मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन एक एवरेज इंडियन व्यूअर और एक एवरेज इंडियन ड्राइवर हर बार गाड़ी खरीदने के समय पूछता है। और हम भी बचपन से एडवर्टाइजमेंट्स में ये क्वेश्चन देखते हुए हैं कि कितना देती है। देखिए, ये जो सवाल है कितना देती है, इस सवाल का जवाब जो है मैं बहुत अच्छा दूंगा और आप खुश हो जाएंगे। देखिए, देने की बात आई तो मैंने इससे 18 प्लस का भी एवरेज ले रखा है। वो सर्टेन कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में आप 18 प्लस का एवरेज एक 1.5 लीटर के इंजन से और पेट्रोल से ले पा रहे हैं, तो उसके लिए वो कंडीशंस फॉलो करने। इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे आप हैवी व्हीकल से भी अच्छा माइलेज ले सकते हैं। तो इसके लिए आप उस आई बटन पे क्लिक करके उसमें वहाँ देख सकते हैं। देखिए, इस हाइट को अभी हमने आपको चढ़ के दिखाया था। देखिए कितनी हाइट है। देखिए, तो मुझे लगता है नीचे जाने में किसी भी गाड़ी को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो ब्रेक से रुक जाती है। क्योंकि ऊपर जाने में क्या होता है कि आपका पहिया स्किड करता है। ये देखिए, अगर आप पिकअप का आनंद लेना चाहते हैं तो गाड़ी में आप पिकअप का आनंद भी ले सकते हैं। ये देखिए, आप कोई फुल्ली लोडेड गाड़ी है, इस समय 4 लोग ठीक ठाक वेट के इसमें बैठे हुए हैं, और उसके हिसाब से देखिए आप तेज़ भगाइए। कंट्रोल आपको जितना आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं उतने कंट्रोल्स में आप स्पीड्स पे लगा सकते हैं। और कोई टर्न भी हैं तो टर्न में भी देखिए आप बैलेंस बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल दब के चिपक के ज़मीन से चिपक के चल रही है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। क्योंकि आमतौर पर किसी गाड़ी को जब हम बहुत तेज़ चलाते हैं तो ऐसा लगता है वो हवा में लहर रही है, हवा में तैर रही है। ये देखिए, इस समय इस हिली ट्रैक में भी है, हम लोग इसको 60 के आसपास चला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बहुत प्रिकॉशन से आपको गाड़ी चलानी चाहिए। ये केवल एक टेस्टिंग वीडियो पर्पस से ये शूट किया जा रहा है। आप लोग इसको अपनी गाड़ी में ट्राई करने से पहले अपना प्रैक्टिस पूरा कर ले, कोई एक्सीडेंट नहीं है। और एक एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर ही चले। हाँ, डिस्क्लेमर है ये। देखिए, बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही है। और अब हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा ब्रेकिंग की बात करते हैं। देखिए, ब्रेकिंग की बात अब हम कर रहे हैं इस गाड़ी के ब्रेक को, कि ये ब्रेकिंग कैसे लेती है, कितनी पावर इसमें है ब्रेकिंग में, तो इसको भी हम चेक करेंगे।
चलिए ब्रेकिंग की थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं इसमें। इसको हम काफ़ी गाड़ी, ये जो है गाड़ी को हमने लिया और तो इसकी ब्रेकिंग में जो क्लच वाली गाड़ी होती हैं नो डाउट उससे ये कम ब्रेकिंग होती है इसमें, क्योंकि क्लच वाली गाड़ी में जैसे ही आप क्लच छोड़ते हैं तो क्लच भी एक ब्रेक का काम करते हैं, लेकिन इस गाड़ी में उतना अच्छा ब्रेक का मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ऑटो गियर शिफ्ट वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें ब्रेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा फ़र्क ज़रूर आपको महसूस होगा। तो इसलिए जब भी आप ये वाली गाड़ी चलाएं तो ब्रेकिंग का ध्यान रखते हुए अपने डिस्टेंस को उतना मेंटेन करके भी चलें आप। इसमें ड्रम ब्रेक होते हैं ना। अच्छा, सर व्यूअर्स ये भी पूछना चाह रहे थे कि अगर कोई 10 से 12 लाख इन्वेस्ट करता है इको स्पोर्ट पे, तो वो क्यों कोई और गाड़ी, सर कोई क्रेटा ना लेकर इको स्पोर्ट क्यों ले, ये बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, गाड़ी लेने में डिसीजन आपकी दो बातों पर निर्भर करता है। आपके पास कितने सरप्लस मनी है। सरप्लस मनी का मतलब वो मनी जो कहीं से आपको स्पेशली बोरो नहीं करनी पड़ी है और उस मनी का आपको पिछले अगले आने वाले 5 सालों में कोई यूज़ नहीं करना है, एक बात। दूसरा, आप गाड़ी का यूज कैसे करेंगे। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गाड़ी को बहुत हल्का यूज़ करना है तो अननेसेसरली बहुत महंगी गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू क्या होती है 15% पर एनम जो है डेप्रिशिएट हो जाती है। तो यहाँ आपको देखना, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फॉर्च्यूनर ले लीजिए, क्रेटा भी क्यों लेते हैं, ठीक है। तो आपका बजट जो है बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्टली 12 और 13 लाख के बीच में पैसे हैं तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि इस गाड़ी में वो सारे बेनिफिट्स या सारी फैसिलिटी जो सेफ्टी मीटर्स के हिसाब से हैं, जो इसका जो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है, अब तो जो नए वाले वेरिएंट है टाइटेनियम प्लस, उसमें सनरूफ भी आ गया है, तो पहले ये नहीं आता था। तो बाकी 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं, बाकी क्रूज कंट्रोल मिल रहा है आपको और पूरी फैसिलिटी आपको मिल रही, तो ये कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा 1 लाख कम होता है तो 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप बिल्ट इन क्वालिटी और इसकी जो है इंजन क्वालिटी को लेना चाहते हैं तो आप इसका छोटा नीचे वाला वेरिएंट ले सकते हैं, और या आप फैसिलिटी ज़्यादा चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप जो और वेरिएंट है जैसे आपका नेक्सॉन का हो गया या कोई आपका ये जो ब्रेजा है वो भी थोड़ा डाउन, उसमें आप वो ले सकते हैं। लेकिन बिल्ट इन क्वालिटी पे जाते हैं, ब्रांड में जाते हैं, तो आपको फिर उसमें फोर्ड और या फिर जो इसकी वेन्यू गाड़ी आई है इसकी हुंडई की, इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हुंडई भी अपना नाम जो है एस्टेब्लिश कर चुका है, अच्छी गाड़ियां बना रहा है हुंडई भी। और इस इको स्पोर्ट को क्रेटा की टक्कर हमेशा है। जिसके पास भी कुछ मनी और होता है तो वो इको स्पोर्ट्स को छोड़ के फिर क्रेटा में चले जाता है, क्योंकि बाकी ऑल फीचर्स अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सारे ही फीचर उसमें आ रहे हैं क्रेटा में। बस क्रेटा का जो पेट्रोल की गाड़ी है उसका जो माइलेज है वो इसके बराबर नहीं है, वो ख़राब माइलेज बोलते हैं। जो हमारे अपने फ्रेंड्स से या जिन्होंने फीडबैक दिया है, आप देखेंगे अगर यूट्यूब में, तो वो इस तरह से आपको अगर 12.5, 12 और 13 लाख के बीच में है तो एक बार इस गाड़ी को ज़रूर आपको देख लेना चाहिए। सर मैंने सुना है इको स्पोर्ट में जो इंजन के वेरिएंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऑप्शंस जो हमारे पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। देखिए अभी बेसिकली अगर मैं बात करूं 4 ऑप्शन, मतलब इसको आप समझ लीजिए, तो 4 ऑप्शंस में एक बेसिक ऑप्शन है। बेसिक जो मॉडल होता है वो हर कंपनी बोलती है, एडवर्टीजमेंट करती है कि सबसे सस्ती गाड़ी हमारी है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है यार इसमें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप उससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हो। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो क्या होता है, कॉस्टिंग बढ़ती जाती है, तो वहाँ आप सोचते हो कि यार ये तो हमारी रेंज से बाहर हो गई। तो इसमें जो है जो तीसरा मॉडल जो अच्छा मॉडल है टाइटेनियम है, और उसका भी जो टॉप मॉडल है वो टाइटेनियम प्लस है। देखिए वेरिएंट और भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप टाइटेनियम प्लस पे जा रहे हैं तो उसके ऊपर वाला जो मॉडल है वो अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो ही जाए, अदरवाइज आप अननेसेसरी 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दें। जिस ऐसी कुछ फैसिलिटी है जिसका बहुत कम यूज़ होता है मान लिया, तो वही फिर अगेन वही बात आ गई, अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो आप अगले 5-7 सालों में यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल जो है उसको ले सकते हैं कोई भी गाड़ी। लेकिन अगर आप एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपके पास फंड
कितना फंड है और किस तरह यूज़ करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको ये ही गाड़ी ले लेनी चाहिए। और सर पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट में आपको कौन सा बेटर लगा? देखिए, डीजल वेरिएंट में क्यों नहीं पसंद करता, डीजल वेरिएंट में जो आवाज़ है और दूसरा जो है स्मेल, ये दो चीज़ें जो है काफ़ी वो करती हैं। तो स्मेल में तो बहुत टेक्निक हो गई, लेकिन आवाज़ में अभी भी देखिए, जब डीजल इंजन स्टार्ट होता है तो कट 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 ऐसे करके आवाज़ें आती हैं। बहुत टेक्नोलॉजी भी आ गई है। और अगर आपको बहुत चलना है, क्योंकि आपको जो सर्विस कॉस्ट देनी पड़ती है और उस सर्विस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए या तो आपकी यूजेबिलिटी खूब हो, बहुत ज़्यादा यूजेबिलिटी हो। और डीजल के वेरिएंट जब भी आप लेते हैं तो शुरू में ही आपको 1 लाख रुपए कम अप्रॉक्सीमेटली जो है ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो अगर आप उस पैसे का इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन ध्यान में रखें, तो इस तरह से देखते हैं, तो अगर आपका कम यूज़ है तो आपको पेट्रोल गाड़ी ही लेनी चाहिए, अगर आपका कम यूज़ है तो। और कम यूज़ का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आप साल में 10 से 15 हज़ार किलोमीटर चलाते हैं तो आपको डेफिनेटली पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए। और अगर आपका 10 से 15 से ज़्यादा आपका यूज़ है, बहुत हैवी यूज़ है, बहुत फ्रीक्वेंट चलते हैं, आप एक साल में जो है 15 से ज़्यादा हज़ार किलोमीटर अगर चला लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। अब जैसे मैंने 27,000 किलोमीटर लगभग 2 साल में चलाई है, जबकि मैं बहुत चलता हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप कम चलते हैं तो आपको पेट्रोल गाड़ी ही लेनी चाहिए।